हेलो दोस्तों, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डीआर जीनियस एकेडमी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता लग गया, आज हम बात करेंगे भारत में कानून कैसे बनते हैं। हाउ द लॉ मेड इन इंडिया। कानून भारत में कैसे बनते हैं। देखो, आजादी से पहले भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं था और हमारे जो लॉज होते थे, एक्ट होते थे, वो ब्रिटेन से बनकर आते थे। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो ब्रिटेन हमारे लिए कानूनों का निर्माण करता है। 1950 आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हम अपने आप को संप्रभु यानी कि सोवरन घोषित करते हैं। और जब हम सोवरन घोषित कर देते हैं तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाता है, सोवरन। हम संप्रभु थे, अर्थात अब हम बाह्य और आंतरिक तौर पर दोनों में सोवरन अपने कानून खुद बना सकते हैं। चाहे भारत के अंदर हम कानून बनाएं या भारत के बाहर कानून बनाएं, कानून बनाने का पावर भारत के पास मौजूद था। चलिए, ये बात हमें समझ में आ जाती है। अब सवाल यह है कि कानून बनाते कौन है। कानून बनते कैसे हैं, हाउ, कौन अथॉरिटी है, वो सब चीज आप लोगों को यहां पर नजर आती है। कानून अ सेट ऑफ रूल्स आप लोगों को दिखाई पड़ते हैं जिनकी जरूरत है किसी भी देश को गवर्न करने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए। किसी भी देश को गवर्न करने के लिए या किसी भी देश को चलाने के लिए हमें कानून की जरूरत पड़ती है। अब आप लोगों ने कई बार एक स्टेटमेंट सुना होगा, नो पर्सन शेल बी अबव द लॉ। इसका मतलब है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन की बात यहां पर चल रही है। कानून के शासन को हम यहां पर देखते हैं और कानून के शासन का मतलब कानून सर्वोपरि है। कोई भी पर्सन कानून के ऊपर नहीं हो सकता। अब यहां से सवाल बन जाता है कि जब कानून इतने महत्वपूर्ण है तो कानून बनेंगे कैसे, कानून का प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले जो आप लोग बात करते हैं पार्लियामेंट की, हमारे यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारे यहां पर सम्राट या किंगशिप नहीं है, तो हमारे यहां कानून पार्लियामेंट में बनते हैं। सम्राट का आदेश नहीं है कि भैया ये कानून होगा और उसे कानून मान लिया जाए। यहां पर पार्लियामेंट इज कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल टू फॉर्मुलेट द लॉ। ये पार्लियामेंट जिम्मेदार है किसी भी प्रकार के कानून को बनाने के लिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब पार्लियामेंट में आप लोगों को पता है लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होती है और इस केस में आप लोगों को पीआर यानी कि प्रेसिडेंट भी दिखाई देंगे। और ये तीनों के तीनों इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू फॉर्मुलेट द लॉ। अब बनेंगे कैसे, सबसे पहले एक कानून का बिल बनाया जाता है, ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, दैट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द लॉ। यही बिल आगे चल के कानून में बदल जाते हैं। कोई भी कानून जब तक कानून नहीं बन सकता तब तक उस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर ना करते। तो इसका मतलब पहले कानून का ड्राफ्ट तैयार होगा,
कोई भी कर सकता है। हो सकता है गवर्नमेंट मेंबर कर रहे हो सकता है मिनिस्टर कर रहे हो सकता है प्राइवेट मेंबर कर रहे हो, और उसी के बेस पर इनका डिवीजन भी होता है। गवर्नमेंट या मिनिस्टर तय करेंगे तो गवर्नमेंट बिल कहलाएगा, प्राइवेट मेंबर लेकर आएगा तो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगा। तो सबसे पहले बिल का प्रपोजल तैयार करना यह प्राइमरी जरूरत है, सबसे पहली जरूरत है कि बिल का प्रपोजल तैयार किया जाए, बिल तैयार किया जाए। उसके बाद उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा, उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कुछ ऐसे बिल हैं जिसमें स्पीकर की जरूरत पड़ सकती है। मान लो मनी बिल है तो उसमें स्पीकर की जरूरत पड़ेगी, ये तय करेंगे कौन सा बिल मनी बिल होगा कौन सा नहीं होगा। और आमतौर पर जब भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इनको पहले से पता होता है कि यह बिल सदन में इंट्रोड्यूस किया जाना है। कुछ ऐसे बिल है जिसमें राष्ट्रपति की प्रायर कंसेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे मनी बिल हुआ, नए राज्यों को बनाने वाला बिल हुआ, उसमें प्रेसिडेंट के कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद उस बिल पर डिस्कशन होता है, बहस होती है, चर्चा होती है, जिसमें पहली रीडिंग में सदन को इंट्रोड्यूस करने का काम दिया गया, दूसरी रीडिंग में डिस्कशन होता है, थर्ड रीडिंग में वोटिंग करा के इसे पास करा लिया जाता है। और जैसे ही ये पहले सदन से पास होता है उसके बाद इसको दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, और सेम प्रोसीजर यहां पर फॉलो होता है, सेम प्रोसीजर, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग। उसके बाद वोटिंग कराई जाती है, और अगर यह बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तो बिल आगे जाएगा, और अगर बाय चांस ये बिल पास नहीं हो पाता, दोनों सदनों से बिल नहीं पास हो पाया, तो फिर उस बिल को वहीं पर रद्द कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। रेयर केस में अगर मामला ऑर्डिनरी बिल का है तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किया जा सकता है। मनी बिल या संवैधानिक संशोधन बिल हो तो इनके लिए अलग प्रोसीजर है। मनी बिल में केवल लोकसभा से पास कराना जरूरी है, राज्यसभा पास करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान संशोधन बिल को दोनों सदनों से पास कराना होगा, ऑर्डिनरी बिल पर दोनों सदनों से पास कराना जरूरी है। लेकिन अगर बाय चांस दोनों में किसी भी प्रकार का डोलड्रम या एक तरीके से एक ऐसी सिचुएशन फंस जाती है जहां पर दोनों उस बिल को होल्ड कर देते हैं या एक सदन होल्ड कर देता है, तो उस केस में डेडलॉक को सुलझाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। उसके बाद उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है अंडर आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 के अंतर्गत यह बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास यहां पर पावर होती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ वीटो। ये पावर यूज करते हैं, चाहे तो बिल पर सिग्नेचर कर दे, नॉर्मल केस है, बिल को कंप्लीटली असेंट देने से मना कर दे कि भैया मैं यहां पर बिल पर असेंट नहीं दूंगा, अर्थात ये बिल यहां पर पास नहीं होगा, रिटर्न कर सकते हैं। मनी बिल को नहीं कर सकते, संविधान संशोधन बिल को नहीं कर सकते। उस बिल को रिटर्न कर दिया, एक बार उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं। आमतौर पर वित्त विधेयक और ऑर्डिनरी बिल पर किया जाता है, धन विधेयक संविधान संशोधन बिल पर नहीं किया जा सकता। या पॉकेट वीटो, उसे पॉकेट में डाल दिया। इसका मतलब जब तक प्रेसिडेंट इस पर सिग्नेचर नहीं कर देते, जब तक प्रेसिडेंट इसको साइन नहीं कर देते, तब तक इस बिल पर कानून बनाने वाला प्रोसेस अधूरा रहेगा। यह बिल कानून नहीं बन सकता। यह बिल कानून तब बनेगा
जब इस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देंगे और इन सिग्नेचर करने से पहले कई तरीके के स्टेप आप लोगों को दिखाई पड़ते हैं, जहां पर सारी की सारी चीजें आप लोगों को नजर आती है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यहां तक सब लोगों को मेरा पॉइंट क्लियर है? इसमें किसी को कोई आपत्ति हो, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, वो बिल्कुल मुझे बता दीजिए कि सर मेरा ये डाउट है, यह बात मुझे समझ नहीं आई है। क्लियर? नेक्स्ट, जब बिल पर सिग्नेचर हो जाते हैं तो फिर उस बिल को ऑफिशियली पब्लिश कर दिया जाता है गैजेट में, और जिस डेट में इसको मेंशन किया गया उस डेट में उस कानून को इन्फोर्स कर दिया जाता है, उस कानून को लागू कर दिया जाता है। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस पार्लियामेंट में शुरू होता है। पार्लियामेंट का काम है कानून को बनाना, और ये कानून बना सकता है ऑन सेंट्रल लॉ, यानी कि केंद्रीय कानून, केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। वही सेम प्रोसीजर, सेम सब कुछ स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल के पास है। यहां पर प्रेसिडेंट पावरफुल है, वहां पर गवर्नर पावरफुल होंगे। यहां पर लोकसभा राज्यसभा है, वहां पर ज्यादातर केस में विधानसभा, और अगर किसी हाउस कोई राज्य ऐसा है जहां पर 2 सदन है, वहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों से उस बिल को पास कराना होगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है सर, कानून कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक संशोधन से जुड़े हुए हो सकते हैं, सामान्य लॉ हो सकते हैं, मनी बिल हो सकते हैं, और टेम्परेरी या ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी इनको लाया जा सकता है। अब इसके साथ ऑर्डिनेंस भी समझ लीजिए, बाकी तो आप इसको पूरे को समझ चुके हैं। बाकी तो आप इस पूरे को समझ चुके हैं कि अगर संवैधानिक संशोधन बिल है, यह भी पार्लियामेंट में आएगा। सामान्य बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, किसी भी मैटर पर हो सकता है। किसान बिल हो सकता है, रेप विक्टिम के लिए हो सकता है, किसी और वृद्धों के लिए हो सकता है, हैंडीकैप के लिए हो सकता है। मनी बिल हमेशा टैक्सेशन, पैसा लेन देन से जुड़ा हुआ होगा। अब इसी में एक और कंटेक्स्ट आता है, ऑर्डिनेंस। देखिए यहां पर कानून बनाने के लिए दोनों हाउस का होना जरूरी है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों होंगे तभी यह कानून बन सकता है। लेकिन अगर किसी कारणवश लोकसभा या राज्यसभा नहीं है, अर्थात इनके सदन वर्किंग में नहीं चल रहे, और अचानक से हमें कानून की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में प्रेसिडेंट के माध्यम से ऑर्डिनेंस जारी कराए जा सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कह सकती है कि आप ऑर्डिनेंस जारी कर दीजिए, और अगर ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिए जाते हैं, ये ऑर्डिनेंस आप लोगों को एज ए कानून ही दिखाई पड़ेंगे। मतलब दे आर कंप्लीटली फुल फ्लेज कानून, वो कंप्लीटली एक कानून के बराबर पावर रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है कि इन कानूनों को, जो ऑर्डिनेंस है, उन्हें एक समय सीमा के अंतर्गत सदन से पास कराना होगा, अर्थात वैलिडिटी के मामले में इनकी पावर कम होती है, केवल वैलिडिटी के कंटेक्स्ट में। अन्यथा ये सेम पावर के साथ आते हैं, सेम कंटेक्स्ट में आप लोगों को दिखाई पड़ते हैं। इसमें कोई आपत्ति किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं? तो ये यहां पर ऑर्डिनेंस का, तो प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा के वर्किंग में ना होने पर भी कानून का प्रावधान कर सकते हैं, भले ही वो टेम्परेरी कानून हो, लेकिन उसके पास सेम पावर मौजूद है जो एक नॉर्मल, एक सामान्य कानून पर होने चाहिए। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छी लगी होगी। ये छोटी सी वीडियो हमारा YouTube चैनल को आप लाइक और शेयर जरूर करते रहा करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, अपने दोस्तों को बताया करें। छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को सिखाया जा रहा है, तो यहां से भी आप अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। छोटा सा सेशन रखा था, कानून कैसे बनते हैं, आप लोगों को बेहतर लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।